हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का ग्रेविटेशन चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं। द फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है और इसमें ये ग्रेविटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं। इन माय प्रिसाइज व्यू अगर मैं लूँ तो 9 पॉइंट्स पकड़ के चलते हैं। इसमें से 8 पॉइंट्स अगर हम लोग थ्योरी के लें तो एक पॉइंट आता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स अगर हम लोग कवर कर लें, अगर एक बार समझ लें, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। तो 2 वीडियोस में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ हम लोग कोशिश करेंगे 4 से 5 या 6 टॉपिक्स कवर करने की, और उसके बाद में सेकेंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बाकी के टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं जैक स्टडी सर्कल के साथ। एकदम सिंपल टॉपिक ग्रेविटेशन, जिसे और ज्यादा सिंपलर बनाने जा रहे हैं आपके अपने जैक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं जो बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं। बुक के फर्स्ट सेकंड पेज में जो चल रहा है उसमें सर्कुलर मोशन के बारे में दिया। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन हमेशा से एक फोर्स से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो आप ध्यान में रखिए, इस टाइप का हमारे पास सर्कल, ये सेंटर। ठीक है, सर्कल में हर सर्कुलर मोशन बोलते ही किसे, वेन एवर द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। लेकिन होता क्या है कि ये पॉइंट अगर यहां पे मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहती, टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही। तो इसमें खास बात क्या है, इसको ये बाहर की तरफ जा रहा था, इसको अंदर की तरफ खींचे रखने के लिए जो फोर्स लगती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन, कभी भी आपके पास सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी। सर्कुलर मोशन किन किन से बना हुआ है? पहला, एक कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इसकी सेम रहती है। आप देखोगे स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, इसका मतलब मोशन किस टाइप का हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। हालांकि स्पीड नहीं बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये 3 चीजों से चलता है सर्कुलर मोशन, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री का मतलब सेंटर की तरफ, पिटल सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अंदर की तरफ लग रही है। और इस फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, mv²/r। ये है कंप्लीट आपका टॉपिक सर्कुलर मोशन। एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। आपको सर्कुलर मोशन इतना ध्यान में रखना है, इसकी जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन या वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब महान साइंटिस्ट हुए न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता लगाया। उनका कहना यह था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज अ फोर्स। उन्होंने बोला कि कोई भी 2 बॉडीज है, मान लीजिए 2 बॉडीज है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, स्मॉल r ले लीजिए। अब उन्होंने क्या बोला कि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कितनी होंगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जितना ज्यादा मास और जितना ज्यादा उन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फोर्स। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। अगर ये डिस्टेंस कम है तो ज्यादा फोर्स है, और ज्यादा डिस्टेंस है तो कम फोर्स है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि जब मैं इसको कंबाइन कर दूंगा तो ये ऐसा बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग तो क्या लगा देते हैं, g। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब यही खास बात, ये लॉ देखने में आपको बहुत आसान लग रहा है तो हम न्यूटन के इतने गुणगान क्यों कर रहे हैं? यहां तक कि फोर्स की यूनिट का नाम ही न्यूटन रख दिया, इसलिए
कि ये जो जी की वैल्यू है या ये जो लॉ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नासिक में, इंडिया में, महाराष्ट्र में या पंजाब में लागू होता हो, ना 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 ना, ये अर्थ में नहीं, टोटल सोलर सिस्टम में कहीं पर कोई भी प्लेनेट है या नहीं है या जो भी है, सब में ये लागू हो रहा है। कोई भी एस्ट्रॉइड्स है, हाई टाइड, फ्लो टाइड, सब जगह ये लॉ फॉलो हो रहा है। और इवन इसका जी, जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। जो महान साइंटिस्ट हुए कैवेंडिश, आपको बुक में मिल जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो वैल्यू निकाली गई, ये सबके लिए फिक्स वैल्यू। हेनरी कैवेंडिश करके साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये वैल्यू निकाल के इसको कंप्लीट कर दिया था कि ये लॉ है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो मैंने कहा आपको सेकंड वीडियो में, हमने लास्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा है सेकंड टॉपिक, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। थर्ड लॉ आता है हमारे पास, तीसरा पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर किया हमने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड हमने कवर किया, यहां पे लिखते जाते हैं ताकि रिवीजन में इजी हो जाए। पहला हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, सर्कुलर मोशन। सेकंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ। और तीसरी चीज है वो आती है आपके पास केपलर, महान साइंटिस्ट हुए केपलर। केपलर ने 3 लॉ दिए थे, केपलर्स लॉ बोलते हैं इसको। अब केपलर कौन थे? महान साइंटिस्ट हुए टिको ब्रे। टिको ब्रे ने काफी सालों तक, करीब 25-30 सालों तक डाटा इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने, वो जब डाटा पूरा कंपाइल किया गया, उसको स्टडी चल रही थी, उनकी डेथ हो गई। बाद में उन्हीं के ही जूनियर साइंटिस्ट थे केपलर, जिन्होंने इसकी रिसर्च आगे बढ़ाई, और फिर उन्होंने भी 15-20 साल लगाए, और फाइनल रिसर्च के बाद उन्होंने 3 लॉज दिए। ये बहुत हैरानी, परेशान कर देने वाली बात थी, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि अर्थ के अराउंड सन घूम रहा है या प्लैनेट्स घूम रहे हैं। बाद में कुछ लोग यहाँ तक भी बोलते थे कि रोम में वेटिकन सिटी है, वेटिकन की जो चर्च है उसके अराउंड सब सन वन सब घूम रहे हैं। ये पहली बार इन्होंने बताया कि भैया सन के अराउंड सब चीजें घूम रही हैं, और वो भी सर्कुलर फैशन में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो केपलर ने पूरा का पूरा साइंस को उलट पलट के रख दिया। इसलिए फिजिक्स में जितनी इज्जत केपलर की है, उतनी ही न्यूटन और आइंस्टाइन की। यही लॉ जो साइंटिस्ट हुए उनकी वजह से आज हमें पता है कि अर्थ किस तरीके से मूव करता है या किस तरीके से बाकी प्लैनेट बिहेव करते हैं। फर्स्ट लॉ इन्होंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकस। इसको फोकस बोलते हैं, क्योंकि सेंटर होता तो सर्कल था ना, सर्कल होता तो सेंटर होता, इलिप्स है तो फोकस होते हैं, 2 फोकस, उसमें से एक फोकस पे सन है। ये सबसे पहला उन्होंने लॉ दिया केपलर ने। सेकंड उन्होंने बताया इक्वल एरियाज कवर करते हैं, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। देखिए कितना सिंपल सा लॉ की सिंप्लिसिटी देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर एक प्लैनेट यहां पर है इस टाइम पर, और वो 1 घंटे में यहां तक है, 1 घंटे तो नहीं, मान लीजिए हम 2 दिन का लेते हैं, 2 डेज में वो यहां से यहां तक गया, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, ऐसे, दिस इज द एरिया कैलकुलेशन। इसको समझ लो लेंथ और ये ब्रेथ वगैरह। अब वही प्लैनेट यहां पर आया, और यहां पर 2 दिन में उसने यहां पर ज्यादा देर कवर किया। देखो ये चीज ज्यादा कवर की, क्योंकि ये कम थी, तो इसका एरिया इज इक्वल टू ये एरिया इक्वल होता है, ये बताया महान साइंटिस्ट केपलर। इससे हमें पता क्या लगा कि जितना प्लैनेट दूर है उतना स्लो चलेगा, जितना प्लैनेट पास है उतना तेज चलेगा। अब देखो 2 दिन में ये ज्यादा कवर किया, 2 दिन में कम कवर किया, क्योंकि ये चीज ज्यादा थी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए, इक्वल एरिया मतलब मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इसी के साथ हम सेकंड लॉ में एक लाइन जोड़ सकते हैं। वो क्या लाइन है, प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन नियरर। ये बस इतना, व्हेन नियरर, जब पास में होगा तो तेज चलेगा, और जब दूर होगा तो स्लो चलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड लॉ तैयार होता है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड लॉ पे।
थर्ड लॉ एकदम सिंपल है, टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, क्या हुआ, टाइम पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें रेडियस तो नहीं है, लेकिन हमें यह पता लग जाता है कि ये सेमी मेजर एक्सिस के बारे में बात हो। ये मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब से रिलेटेड है हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर। मतलब अगर मैं ऑर्बिट बड़ा कर दूंगा, टाइम पीरियड ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। तो ये जो लॉ था, ये था केपलर का लॉ। इसी में एक छोटी सी चीज और हम लोग जोड़ दें, जो कि आता है आपके पास मास और वेट का। चौथा और लास्ट टॉपिक मैं आज कवर करूंगा, उसके बाद हम लोग 4 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फोर्थ टॉपिक था मास एंड वेट। इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मास का मतलब क्या होता है, कंटेंट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कंटेंट कितना है। और वेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखो, वेट का मतलब द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट या सेंटर ऑफ द अर्थ कुछ भी। तो मास और वेट दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, मास और वेट। ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले ही आप यहां पर देखें, मून पर देखें या कहीं भी। और वेट चेंजेस विद प्लेस। और ये क्या चीज है, कंटेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कंटेंट कितना है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ जी। मतलब ये क्या है, फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड। इसकी यूनिट क्या होती है, मास की केजी, जबकि वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इस तरीके से हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपका अर्थ पे मास है 60 केजी या वेट हम लोग 60 केजी पकड़े, तो वही वेट अगर मैं मून पे जाके करूंगा तो 10 केजी है सब। क्यों, एकदम सिंपल सी चीज है, उसको क्लियर याद रखिए, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है। क्योंकि अगर मैं फोर्स कह रहा हूं तो F इज इक्वल टू एम जी, मास सेम, बट जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो फोर्स भी चेंज होगी। फोर्स चेंज होगी तो आपके न्यूटन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये याद रखिए, जब हम बोलते हैं ना किसी का वेट इतना है, तो हम क्या बता रहे हैं, असल में हम बता रहे हैं न्यूटन कितना है, नॉट केजी। केजी में जो चीज होती है वो मास होनी चाहिए, जबकि हम लोग जो वेट देखते हैं वो न्यूटन में होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, इसको रिवाइज कीजिए। और इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे, सेकंड वीडियो में। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रेविटेशन बहुत ही सिंपल है, और जैक स्टडी सर्कल के साथ मिलकर तो और भी सिंपलर है। ज्वाइन कीजिए जैक स्टडी सर्कल, मेरा नंबर नोट कीजिए 8087479204। थैंक यू।